हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन टू फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट। मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग एलन के टेस्ट सीरीज का पेपर जो अभी 30 अप्रैल को पूरा हुआ है उसके फिजिक्स पार्ट का सॉल्यूशन देखेंगे, उसको एनालाइज करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है इफ ए एंड बी हैव डिफरेंट डायमेंशंस। क्वेश्चन सिंपली बेटा हमसे ये कह रहा है कि ए और बी दो फिजिकल क्वांटिटी कोई हैं जिनके डायमेंशंस डिफरेंट हैं। यहाँ पे जिनके डायमेंशन सेम नहीं है, डिफरेंट है। कहा गया द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स इज आर। यहाँ के अंदर चार स्टेटमेंट चार ऑप्शंस में दिए गए हैं। सवाल का कहना कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। आपको पता हो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार बेटा सिमिलर डायमेंशन वाली क्वांटिटीज को प्लस या माइनस करना पॉसिबल होता है। डिफरेंट डायमेंशंस वाली चीजों को प्लस या माइनस करना पॉसिबल नहीं होता है। मेरे प्यारे बच्चों, सेम डायमेंशन वाली चीजों को ही प्लस या माइनस यानी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उस बेसिस पर हम लोग चेक करेंगे। सवाल का कहना है कि ये और बी के डायमेंशंस अलग अलग हैं। मेरे प्यारे बच्चों, चेक करते हैं। ये और बी के डायमेंशंस अलग अलग हैं। तो यहाँ पर बच्चों क्योंकि ये का डायमेंशन अलग है, बी का डायमेंशन अलग है, तो ये प्लस बी करना यहाँ पॉसिबल नहीं होगा। मतलब ये प्लस बी यहाँ मीनिंग लेस होगा। तो पहला जो बोला है कि ये प्लस बी मीनिंग लेस होगा वो तो बिल्कुल सही बोल रहा है, बट मुझे इनकरेक्ट वाला देखना है। दूसरे में उसने ऑप्शन पहला तो यहाँ करेक्ट हो गया, हमें इनकरेक्ट वाला खोजना। दूसरा अगर चेक करने जाएं, पहले में ये प्लस बी यहाँ ये पॉसिबल नहीं होगा, मीनिंगलेस होगा, बात सही कह रहा है। दूसरे में वो बोल रहा है कि सर ये स्क्वायर प्लस ऑफ बी कर्म में बी मीनिंगफुल हो सकता है, मीनिंगफुल हो। नो डाउट ये और बी का डायमेंशन अलग अलग है। हो सकता है ये का स्क्वायर करने पर ये स्क्वायर की डायमेंशन बी के सिमिलर आ जाए, जरूरी नहीं है, बट मे बी। तो ऐसे केस में मीनिंगफुल हो सकता है, बिल्कुल ये बात सही है। मे भी लिखा ना कि मस्ट भी लिखा है। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन यहाँ करेक्ट है, लेकिन हमें इनकरेक्ट वाला खोजना, इस बात का ध्यान रहे। थर्ड में बेटा क्या कह रहा है, ये स्क्वायर माइनस ऑफ बी क्यूब में विल बी मीनिंगफुल कह रहा है। ये स्क्वायर माइनस बी क्यूब मीनिंगफुल होगा, निश्चित बोल दिया। विल बी, मे बी, मस्ट बी ना लिखकर विल बी लिखा है, मीनिंगफुल होगा ही होगा। क्या ये जरूरी है? यहाँ के अंदर बच्चों क्या ये मीनिंगफुल होना क्या जरूरी है कि ए और बी का डायमेंशन सिमिलर नहीं है? तो क्या ये स्क्वायर और बी क्यूब का डायमेंशन सिमिलर होना जरूरी है? नहीं, मे और मे नॉट बी। लेकिन इसने कहा विल बी मीनिंगफुल, इसका मतलब ये गलत बोल रहा है, हमें इनकरेक्ट ही खोजना था, तो यही इनकरेक्ट हो गया। यहाँ के अंदर बेटा लास्ट में कह रहा है ये स्क्वायर प्लस बी क्यूब मे बी मीनिंगफुल। हाँ, मे बी, अगर मे बी मैं कहता हूं कि भैया ये स्क्वायर प्लस बी क्यूब यहाँ मीनिंगफुल हो सकता है ये स्क्वायर की डायमेंशन बी क्यूब के सिमिलर आ गई हो और यहाँ पर ये मीनिंगफुल हो जाए। मे बी कहना सही है, लेकिन विल बी कहना गलत होगा। तो यहाँ के अंदर बच्चों जो रॉन्ग है वही हमें खोजना था। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो हमारा चॉइस होगा वो होगा ऑप्शन 3। ठीक है, समझ में आया बच्चों? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों हमसे कहा गया ये गुड्स ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग। यहां के अंदर बच्चों एक कोई ट्रेन है जो 100 मीटर लॉन्ग है, इज मूविंग विथ वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया। कहा गया ये बर्ड फ्लाइंग विथ 13 मीटर पर सेकेंड along the train will overtake the train in। बच्चों कहीं पे ट्रेन जा रहा है, सपोज तो सॉल्व करते हैं। यहां पर बच्चों ये कोई सा एक ट्रेन है, सपोज करिए ये, यहां पर इस ट्रेन का लेंथ दिया है आपको, दिस इज ट्रेन। यहां पे ये 100 मीटर लेंथ का है, इसका जो लेंथ है दैट इज 100 मीटर। ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा होगा, इसके चलने की जो स्पीड है दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी ऑफ ट्रेन हो गया, दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड। और यहां पर कह रहे एक बर्ड कोई सा है, एक चिड़िया है,
बर्ड इज फ्लाइंग विथ 13 मीटर पर सेकेंड along द ट्रेन। along द ट्रेन मतलब जिधर ट्रेन जा रहा है उधर ही जा रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में तो बोला नहीं। ओवरटेक करना, ओवरटेक करने का मतलब जो यहाँ के अंदर बच्चों चिड़िया है, जो बर्ड है वो कुछ ऐसे चल रही होगी, यहाँ के अंदर बच्चों ये बर्ड, ये चिड़िया यहाँ से फ्लाई करते हुए यूं जा रही, और इसके चलने की वेलोसिटी ऑफ बर्ड जो है वो आपको दिया गया है बेटा यहाँ के अंदर 13 मीटर पर सेकेंड। सवाल है कितने समय में ओवरटेक कर लेगी ये बर्ड यहाँ इस ट्रेन को। तो बेटा यहाँ के अंदर हमको पता है यहाँ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कह सकते हैं, स्ट्रेट लाइन है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ सारी चीजें रिलेटिव लेंगे, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम। यहाँ के अंदर बच्चों रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि बर्ड का खुद का लेंथ लगभग इग्नोर करेंगे, उसको जीरो लगभग मानेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट जो कवर करेगी चिड़िया ट्रेन के रेस्पेक्ट में क्रॉस करने में जो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा वो ट्रेन के खुद के लेंथ के बराबर होगा। यहाँ पर बच्चों बर्ड के लेंथ को, बर्ड के साइज को हमने इग्नोर किया है क्योंकि उसके बारे में कुछ बोला नहीं गया है। जाहिर सी बात है ट्रेन के रेस्पेक्ट में बर्ड का कोई खास लेंथ नहीं होगा, इतना कम होगा जिसको कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पर वेलोसिटी, क्योंकि बर्ड और ट्रेन एक ही दिशा में जा रहे हैं तो बर्ड के रेस्पेक्ट में, या यूं कह लीजिए ट्रेन के रेस्पेक्ट में बर्ड की जो वेलोसिटी होगी वो होगी बच्चों 13 माइनस ऑफ 8। ठीक है, एक ही दिशा में। यहां के अंदर बच्चों 13 माइनस ऑफ बर्ड के द्वारा चला गया डिस्टेंस ट्रेन के रेस्पेक्ट में, डिस्प्लेसमेंट इतना चलेगी बर्ड, इतने वेलोसिटी से ट्रेन के रेस्पेक्ट में जा रही होगी, इनटू कितना टाइम लगेगा, ये टाइम हमें निकालना है। बच्चों टाइम की वैल्यू सपोज t है तो t इक्वल टू हो गया 100 डिवाइडेड बाई यहां के अंदर बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 13 माइनस 8 दैट मींस 5। तो यहां के अंदर जो टाइम हमको मिलेगा वो मिलेगा 20 सेकेंड। इसका मतलब बर्ड के द्वारा ट्रेन को ओवरटेक करने में, क्रॉस करने में यहाँ 20 सेकेंड का समय लगेगा, और 20 सेकेंड यहाँ मुझे दिख रहा ऑप्शन 2 में। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, सही ऑप्शन होगा बेटा वो होगा ऑप्शन 2। ठीक है, होपफुली आपको ये क्वेश्चन बेटा समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन को एंजॉय। बच्चों अगला सवाल, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, देखें क्वेश्चन नंबर बेटा अगला जो हमारा है वो कह रहा है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हमें बेटा यहां से सिलेक्ट करना है कि इनकरेक्ट कौन सा, गलत कौन सा है। पहला कह रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग। दुनिया जानती है जितना बाहरी फोर्स लगाया जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अपने आप को खुद के उसके एक्सटर्नल फोर्स के बराबर बना लेता है अपोजिट डायरेक्शन में, और नेट फोर्स जीरो हो जाता है जब तक बॉडी रेस्ट में है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, हमें इनकरेक्ट वाला खोजना है। कहा है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बड़ा वेल नोन फैक्ट है बच्चों, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो इनर्शियल फ्रेम के अंदर यहाँ बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत आसानी से हम उसको अप्लाई करते हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं, ये बात भी सही है। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन is never smaller than coefficient of kinetic friction। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट जो है वो काइनेटिक फ्रिक्शन के कोएफिशिएंट से छोटा नहीं हो सकता। यस, अगर बेटा सेम सरफेस है तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से हमेशा ज्यादा होता है, ये बात भी सही है। यहाँ अगला चेक करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए मैन स्टैंडिंग इन ए लिफ्ट विल बी मोर देन इट्स एक्चुअल वेट इफ द लिफ्ट इज एक्सीलरेटिंग डाउनवर्ड। मेरे प्यारे बच्चों ये कोई लिफ्ट है, यहां पर इस लिफ्ट के अंदर कोई इंसान है, यहां पर ये कोई इंसान है, अगर लिफ्ट डाउनवर्ड एक्सीलरेट होगा तो यहां पर आप लोगों ने इस तरह के सिचुएशन को बहुत बार सॉल्व किया होगा। बड़ा कॉमन सा बात है, नॉर्मल फोर्स जो लिफ्ट के सरफेस के द्वारा मैन पे अपवर्ड लगाया जाएगा उसकी वैल्यू यहाँ इस पर्टिकुलर केस में आता है mg माइनस ये। इसका मतलब नॉर्मल फोर्स लेस देन क्या होगा mg।
उसके खुद के वेट से कम आएगा। तो यहां पर उसने कहा कम नहीं, क्या कहा, मोर देन, इसका मतलब यही गलत होगा। तो यहाँ के लिए बच्चों गलत वाला ही हमें खोजना था, क्योंकि इनकरेक्ट वाला, इसलिए जो सही ऑप्शन यहाँ के लिए होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन 4 वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बच्चों हमारा अगला जो सवाल है, अगला जो क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। देखें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा हमसे कहा गया है, क्या कहा गया भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में एक सिंपल सी बात हम लोगों से बोली गई है, कह रहा है अ फोर्स F इक्वल टू 1 प्लस x न्यूटन acts on a particle in the x direction where x is in meter। बहुत बढ़िया, हमसे कहा गया वर्क डन बाय दिस फोर्स ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इक्वल टू 2 मीटर टू x इक्वल टू 5 मीटर। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, बहादुर बच्चों, कोई बॉडी, ये मान लो x एक्सिस हो, कोई बॉडी है, उस पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर एक फोर्स लग रहा है और फोर्स को दिया है 1 प्लस x, ऐसे दिस मच न्यूटन। मेरे प्यारे बच्चों, इस फोर्स की वजह से बॉडी इस तरह से आगे मूव करेगा और आगे कहीं जाके पहुंचेगा। सवाल का कहना है कि x इक्वल टू 2 मीटर से चल करके x इक्वल टू 5 मीटर तक मूव करने में अगर ये फोर्स लगता रहे तो x इक्वल टू 2 मीटर से चल करके x इक्वल टू 5 मीटर तक चलने में यहां पर कितना वर्क डन किया जाएगा इस पर्टिकुलर फोर्स के द्वारा। मेरे प्यारे बच्चों, वर्क डन, देखें जो फोर्स है वो x पे डिपेंडेंट है, बेटा ध्यान से सीखो, जो फोर्स है वो x डिपेंडेंट है, मतलब फोर्स का जो नेचर यहाँ पे है वो वेरिएबल है। अगर बच्चों फोर्स का नेचर वेरिएबल होगा तो ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में इसके द्वारा जो वर्क डन होगा वो वर्क डन हम लोग कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ वर्क डन की वैल्यू वेरिएबल फोर्स के द्वारा F डॉट dx ऐसे हो जाएगा, ऐसे कुछ हो जाएगा, और यहाँ रेंज होगा x का कहां से कहां तक, 2 से 5 तक। मेरे प्यारे बच्चों, F और dx क्योंकि एक ही दिशा में है, एक ही डायरेक्शन में है, जब हम यहाँ पर डॉट dx को खोलेंगे तो F इंटू dx सिंपली आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से आ जाएगा F dx। मेरे प्यारे बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो F के जगह पर 1 प्लस x ऐसा कुछ है, और dx रेंज भी यहां लिख लेते हैं, रेंज है कहां से कहां तक बेटा, 2 से 5 तक। इसको हम लोग थोड़ा और मेहनत करेंगे, सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या मिलेगा। यहां पर आ जाएगा x प्लस ऑफ x स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेट करने पर ऐसा कुछ मिला। यहां के अंदर बच्चों रेंज होगा 2 to 5, सॉल्व करके देखते हैं। इस तरह से बच्चों वर्क डन जो होगा उसका वैल्यू क्या होगा, देखिए यहां पर हमारे पास हायर लिमिट दैट मींस 5 प्लस ऑफ 25 बाई 2 माइनस ऑफ लोअर लिमिट पर रखते हैं, लोअर लिमिट की वैल्यू 2 रख लेते हैं, 2 प्लस 2 2 जा 4 बाई 2 दैट मींस यहां के अंदर बच्चों आ जाएगा 2। यहां पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 12.5 प्लस 5, यहां के अंदर बच्चों ये हो जाएगा 17.5, यहां पर 17.5 माइनस आप 4 करेंगे ये आ जाएगा बच्चों 13.5, 13.5 जूल इसके लिए आंसर होगा। मींस ऑप्शन की तरफ अगर देखें तो करेक्ट ऑप्शन यहां के लिए जो होगा बेटा वो होगा ऑप्शन 3। ठीक है, ऑप्शन 3 वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बच्चों हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो सवाल है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहे हैं ये डॉग वेटिंग 4 kg, बच्चों एक डॉग है जिसका वेट 4 kg है, मतलब इनफैक्ट उसका मास 4 kg रहा होगा, उसका वेट यहाँ 40 न्यूटन 4 इंटू जी न्यूटन के बराबर आ जाएगा। इज स्टैंडिंग ऑन ए फ्लैट बोट, एक फ्लैट सा बोट है, उसके ऊपर वो स्टैंडिंग कंडीशन में है, सो दैट इट इज 10 मीटर्स फ्रॉम दी शोर। इसका मतलब जो तट है, जो किनारा है, वहां नदी या जहां भी हो रहा हो, मेरे प्यारे बच्चों किनारे से उस डॉग की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, जो सेपरेशन है वो 10 मीटर का है, ऐसा सवाल बोल रहा है। फिर हमसे कहा इट वॉक्स
3 मीटर ऑन दी बोट टूवर्ड्स दी शोर। यहां पर वो जो डॉग है वो बेटा यहाँ वॉक कर रहा, कितना मीटर, 3 मीटर, बोट के ऊपर वॉक कर रहा टूवर्ड्स दी शोर, किनारे की तरफ, जिधर उस नदी या तालाब जो भी रहा होगा उसको किनारा रहा होगा उधर की तरफ वो मूव कर रहा है। एंड देन हार्ट्स, देन वहां जाके रुक जाता है। कहा गया दी बोट वेट 20 kg, बोट का खुद का वेट 20 kg है। एंड वन कैन एज्यूम दैट देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन इट एंड वाटर, मतलब हम एज्यूम कर सकते हैं कि कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कोई फ्रिक्शन फोर्स यहाँ के अंदर बोट और वाटर के बीच में नहीं लग रहा है। द डॉग फ्रॉम द शोर एट द एंड ऑफ दिस टाइम। सवाल बेटा क्या कहा है, देखो इसको डायग्राम से मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझो। यहां पर बच्चों क्या है, ये यहां पर सपोज करिए ये कोई नदी का किनारा है, ये बच्चों रिवर या जो भी जगह है जहां के अंदर बोट है, ऐसे ये किनारा है, इसी को शोर बोला जा रहा है। ओके, यहां के अंदर बच्चों ये फ्लैट सा कोई बोट है, मैं थोड़ा इसको थिक कर देता हूं ऐसे। यहां पर इस किनारे से 10 मीटर के डिस्टेंस पर मेरे प्यारे बच्चों, यहां से अगर मैं देखूं तो सवाल के अनुसार यहां 10 मीटर के डिस्टेंस पर यहां कोई डॉग है, डॉग को एज ए मास में यहां बना देता हूं, बस समझाना है मुझे, टारगेट है समझाना। यहां पर बच्चों कोई डॉग है, थोड़ा कलर इसका चेंज कर देते हैं, ये डॉग यहां पे है, सपोज जो भी उसका रहा हो, मैंने एक ब्लॉक की तरह उसके बना दिया। अच्छा, जो सोर्स है उसकी दूरी है, जो सेपरेशन है, क्वेश्चन का कहना है कि वो 10 मीटर का है, और इसका जो वेट है डॉग का, डॉग को एज ए ब्लॉक मैंने बना दिया, वो 4 kg का है। यहां पर नीचे पानी वानी भरा रहा होगा जिसके ऊपर एक बोट लाई कर रहा है, ऐसे क्या होगा कि यहां के अंदर बच्चों ये डॉग जो था वो कह रहा है कि डॉग यहां कि अगले किनारे की तरफ, बोट के किनारे की तरफ इस तरह से 3 मीटर मूव करता है, बोट टूवर्ड्स, बोट के ऊपर शोर की तरफ यहां पर मूव करता है। तो बाद में क्या कंडीशन बना होगा, सब लोग समझें, यहां पर बच्चों जब डॉग इधर मूव करेगा तो बोट उल्टा चलेगा, हल्का सा बोट भी पीछे शिफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि जो सिस्टम है उसका सेंटर ऑफ मास जहां का तहां बना रहेगा। अगर सेंटर ऑफ मास अभी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही बना रहेगा, उसका लोकेशन चेंज नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। फ्रिक्शन वगैरह या विस्कस फोर्स वगैरह जो लगने की उम्मीद थी उसको इग्नोर करने के लिए बोला गया है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, बहादुर बच्चों, तो क्या होगा जब डॉग आगे बोट पर बढ़ेगा तो बोट क्या होगा, थोड़ा सा पीछे शिफ्ट होगा। जो यहां पे था बोट, वो सपोज करिए वो बेटा अब यहां कहीं आ जाएगा, वो बोट थोड़ा सा पीछे शिफ्ट हो जाएगा। सब लोग देखो यहां के अंदर बच्चों ये बोट थोड़ा सा पीछे शिफ्ट होगा और डॉग यहां से सपोज यहां कहीं आ गया, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आ गया। ये जो मैं व्हाइट ब्लॉक बना रहा हूं बेटा, ये डॉग मानिए, ये डॉग है, समझिएगा इस बात को। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, बहादुर बच्चों, मान लो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहां था। अगर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहां था तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सिस्टम की जहां तक बात है वहीं का वहीं रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। इस बात को समझें आप लोग ध्यान से। जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास था ज्यों का त्यों उसी लेवल पे वो बना रहेगा जहां पहले था, क्योंकि यहां कोई एक्सटर्नल फोर्स बोट और डॉग के सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, जो भी है वो इंटरनल है। मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग देखो, सब लोग समझो, सब लोग आगे बढ़ो। तो सेंटर ऑफ मास ज्यों का त्यों रहेगा। पहला सिचुएशन ये समझिए कि यहां से बच्चों सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन है ये एक्स सीएम है। अभी सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन मैं आपको बता रहा हूं ये सपोज एक्स सीएम, ऐसे बाद में भी सेंटर ऑफ मास की लोकेशन, ओवरऑल सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की लोकेशन एक्स सीएम ज्यों का त्यों रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं आएगा। मेरे प्यारे बच्चों अब जरा समझो, यहां पे जो बोट है, बोट है, केवल बोट का सेंटर ऑफ मास देखूं तो मैं यहां कहीं देख रहा हूं, सपोज करिए बोट का सेंटर ऑफ मास यहां कहीं, और जब बोट थोड़ा इधर मूव करेगा, कितना मूव किया होगा बोट, मान लो इसको मैं कुछ मान लेता हूं एक्स डैश,
तो सेंटर ऑफ मास जो बोट का रहा होगा वो भी एक्स डैश मूव कर गया हो, वो भी एक्स डैश मूव कर गया होगा। मेरे प्यारे बच्चों समझो, अगर बोट एक्स डैश राइट वर्ड मूव कर गया है तो इस बोट का जो सेंटर ऑफ मास रहा होगा बोट का, वो भी एक्स डैश आगे बढ़ गया होगा। अब इस बात को समझो जरा, अगर मैं यहां पर बच्चों बात करूं कि अभी ये जो बोट था, बोट का सेंटर ऑफ मास चलो किसी डिस्टेंस पे रहा होगा, बोट का सेंटर ऑफ मास किसी डिस्टेंस पे रहा होगा, सपोज x1 है, और अब जो बोट हमारा है उसका सेंटर ऑफ मास मैं देखूं कहां होगा, तो जो x1 था प्लस x1 प्लस x डैश हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों सब लोग देखो, अगर मैं पहले सिचुएशन में जाऊं xcm सेंटर ऑफ मास का निकालूं, तो xcm की जो वैल्यू आएगी ना बेटा, उस xcm की वैल्यू कुछ ऐसे आ जाएगी, m1 x1 प्लस m2 x2। m1 में मान लेता हूं डाग को, तो m1 का मतलब हो गया यहां के अंदर 4 kg, x1 यहां से, इसको x इक्वल टू 0 मान रहा हूं, यहां से x1 का मतलब ये वाली दूरी कितनी है 10 प्लस m2 x2, m2 में बोट को मान रहा हूं, बोट का मास यहां के अंदर उसने दिया है सर 20 kg है, और बोट का पूरा मास यहां मैं कंसंट्रेट मानूंगा, बोट का अपना सेंटर ऑफ मास यहां है, प्लस यहां के अंदर मैं इंटू यहां के अंदर मैं लिखूंगा x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, दोनों को जोड़ेंगे 24 आ जाएगा, 20 प्लस 4। दूसरे केस में अगर मैं xcm निकालूं, मेरे प्यारे बच्चों दूसरे सिचुएशन में xcm मैं निकालने जाऊं, तो अगेन हमको देखते हैं क्या लिखना होगा यहां पर। देखो सब लोग, m1 x1 जो डॉग यहां 10 मीटर पर था, वो डॉग यहां कहां पहुंच गया 4 इंटू x1। देखिए बच्चों, जो डॉग यहां से 10 मीटर की दूरी पर था, 3 मीटर इधर बढ़ा, 3 मीटर बैक हुआ, यानी 10 माइनस 3, यहां पर हो जाएगा 10 माइनस 3। यहां पर बच्चों डॉग जो यहां 10 मीटर पर था, 3 मीटर इधर आया, 10 माइनस 3, लेकिन बोट जो है एक्स डैश आगे बढ़ गया, 10 माइनस 3 प्लस एक्स डैश, यहां के अंदर हो जाएगा बेटा प्लस ऑफ एक्स डैश, ऐसे प्लस m2 x2। बेटा m2 जो हमारे पास है वो 20 kg का है, और x2 की जहां तक मैं बात करूं, मेरे प्यारे बच्चों x2 की जहां तक मैं बात करूं, वो हो जाएगा आपका, देखिए यहां पर जो हमारे पास अभी तक था x1, इसको मैंने लिखा था x1, अब x1 था, x डैश आगे चला गया, तो ये हो जाएगा बेटा x1 प्लस ऑफ x डैश, ऐसा कुछ आ जाएगा, यहां पर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मींस 24। देखिए दोनों सिचुएशन में xcm ये जो है सिस्टम का सेंटर ऑफ मास सेम दूरी पर है, इसका मतलब इसका जो राइट हैंड साइड है और यहाँ का जो राइट हैंड साइड है दोनों इक्वल होंगे। जब हम यहाँ के अंदर इक्वेट करेंगे कि भैया xcm पहले जो था और xcm जो बाद में, दोनों बराबर होना चाहिए। अगर मैं ऐसा करूंगा तो दिस इक्वल टू दिस करने पर 24 और 24 कैंसिल हो जाएंगे, यहां से हमको मिलेगा बेटा 40 प्लस ऑफ 20 टाइम्स ऑफ x1 इक्वल टू, इसको जरा मल्टीप्लाई करते हैं, 40 माइनस ऑफ, बल्कि इसको 7 लिख देते हैं यहां के अंदर बच्चों, इसको मैं 7 लिख देता हूं, 7 इंटू 4, यहां पर हो गया 28, और यहां के अंदर हो जाएगा प्लस 4 टाइम्स ऑफ एक्स डैश, 4 टाइम्स ऑफ एक्स डैश, प्लस यहां के अंदर बच्चों हो जाएगा 20x1 प्लस यहां के अंदर हो जाएगा 20x डैश, ऐसे। अब देखें क्या क्या यहां कैंसिल होगा, यहां के अंदर बच्चों 20x1 दोनों साइड से कैंसिल हो गए, 20x1 दोनों साइड से कैंसिल हो गया बच्चों, 40 माइनस 28 करेंगे 12 आ जाएगा, इक्वल टू 4x डैश एंड 20x डैश, यहां के अंदर हो जाएगा 24x डैश, यानी x डैश की जो वैल्यू आ जाएगी 12/24 0.5 मीटर। अब देखिए उसने कहा है डॉग जो होगा उसकी सिचुएशन सोर्स से कितनी होगी, डॉग जो होगा यहां पर डॉग था कितने पर, यहां पर बच्चों डॉग था कितने पर, यहां से डॉग की दूरी, अब पहले डॉग 10 पर था, जो डिस्टेंस ऑफ डॉग होगा जो निकालना हमें 10 पर था, 3 मीटर बैक आया -3,
और कितना बोट आगे बढ़ गया, बोट पर दाग है और बोट आगे बढ़ गया, प्लस यक्स डैश, और यक्स डैश की वैल्यू कितनी है बेटा 0.5, तो इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 7.5 मीटर। यहाँ के लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर 7.5 आया, इट मींस करेक्ट ऑप्शन जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये था इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन और इसका करेक्ट आंसर। होपफुली आप लोगों को बच्चों समझ आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन को एंजॉय करेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर ये हमारा है 6। आप लोग देखें, समझें, सीखें और आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा हमसे क्या कहा गया है, इन ये सर्कस के अंदर स्टंट मैन राइड्स ये मोटर बाइक इन ये सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 5 मीटर इन दी वर्टिकल प्लेन, द मिनिमम स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रैक विल बी। बेटा क्रिटिकल केस पूछा गया है, इस तरह से कोई ट्रैक है, कोई मोटर बाइक वाला यहाँ पर मोटर बाइक को ऐसे चला रहा है, यहाँ पे मोटर बाइक चलते चलते जब हाईएस्ट पॉइंट को क्रॉस कर रहा होगा तो इसकी मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए पूछा गया है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इसकी मिनिमम स्पीड क्या होगी ये पूछा गया। मोटर बाइक वाला जब यहाँ कहीं से गुजर रहा होगा तो मिनिमम स्पीड, यानी हमसे पूछा गया है क्रिटिकल स्पीड एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। तो बच्चों यहाँ पर ये सिचुएशन बड़ा कॉमन सा है, क्रिटिकल स्पीड टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो होगा मिनिमम पॉसिबल स्पीड वो होगा स्क्वायर रूट के अंदर g इंटू आर। ठीक है, g की वैल्यू चलो हम 10 रख देते हैं, अभी के लिए 10 रख लेते हैं, इंटू आर। रेडियस यहाँ के अंदर सर्कुलर ट्रैक का 5 मीटर है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये 50 आ गया। 50 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 2, 25 को बाहर निकालेंगे 5 स्क्वायर रूट 2। इसका मतलब जो मिनिमम पॉसिबल वेलोसिटी मोटर बाइक की टॉप मोस्ट पोजीशन पे होनी चाहिए वो होनी चाहिए बेटा 5 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस हमारे पास होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला जो सवाल है, अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो रहा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया है कि सर ऐसा है, इफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सॉलिड डिस्क ऑफ मास 50 kg about an axis is 0.3 meter, then moment of inertia of disk about the axis। मेरे प्यारे बच्चों कोई भी शेप की बॉडी हो, अगर रेडियस ऑफ गायरेशन दे दिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली हम लोग यही तो लिखते हैं m इंटू के स्क्वायर। वो तो हम तब टेंशन लेते हैं जब रेडियस पता हो, रेडियस ऑफ गायरेशन ना पता हो, हाफ एम आर स्क्वायर होगा, 3/4 एम आर स्क्वायर होगा, क्या होगा, ये सब हम तब सोचते हैं जब रेडियस ऑफ गायरेशन हमें पता ना हो। हमें रेडियस ऑफ गायरेशन पता है, रेडियस ऑफ गायरेशन अगर पता है तो सिंपली मुझे इसकी वैल्यू रखनी है और चीजों को सॉल्व करना है। यहाँ के अंदर बच्चों यम मास जो हमको दिया गया है वो दिया गया 50 kg और k की वैल्यू, रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू यहाँ के अंदर बच्चों हमको दिया है 0.3। जिस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट निकालना था उस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन क्योंकि मेंशन है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे सॉल्व करना है। यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I की वैल्यू हो गया 50 इंटू 0.09। यहाँ पर बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 0.9 और इस तरह से बच्चों ये हो जाएगा 4.5 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन से अगर मैच कराएं तो करेक्ट मैचिंग बेटा जो हमें दिख रहा है दैट इज ऑप्शन 3। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन को एंजॉय करेंगे। हमारा अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, हमसे देखें कहा गया टू पार्टिकल्स ऑफ मास इक्वल मास m गो राउंड ये सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल R अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन।
स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू दियर सेंटर ऑफ मास, यहाँ के विथ रेस्पेक्ट टू दियर सेंटर ऑफ मास इज। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर दो पार्टिकल हैं, दो बॉडीज हैं, दोनों के मासेज यम और यम है। यहाँ पर दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हो रहा होगा इस तरह से, एफ जी और एफ जी, ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। सवाल ये है कि ये दोनों एक दूसरे के सेंटर ऑफ मास के अबाउट, एक दूसरे के सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस तरह से सर्कुलर पाथ पे चल रहे हैं। तो सर्कुलर पाथ पे अगर ये चल रहे होंगे बेटा, सर्कुलर पाथ पे अगर ये रिवॉल्व कर रहे होंगे तो इनको चलने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा। उस सेंट्रीपिटल फोर्स के डिमांड को फुलफिल कौन करेगा? उस सेंट्रीपिटल फोर्स के डिमांड को बेटा अगर कोई फुलफिल करेगा तो ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। मेरे प्यारे बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स ही यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स के डिमांड को फुलफिल करेगा। इट मींस अगर मैं यहाँ के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करूं तो ये हो जाएगा, यहाँ के अंदर इसको मैं लिखूंगा एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अगर रेडियस इसका जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कैपिटल आर में दिया है तो एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, और ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के बीच का जो होगा जी m1 m2, किसी एक के ऊपर मैंने निकाला सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा यही दोनों के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होगा। m1 m2 मींस m स्क्वायर हो जाएगा बाई r स्क्वायर। अब देखो, जब दो बॉडी के बीच में, दो पॉइंट मास के बीच में हम ग्रेविटेशनल फोर्स की चर्चा करेंगे तो इन दोनों के बीच का हमें सेपरेशन चाहिए है, जो कि हो जाएगा r प्लस r, इट मींस 2r। मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हो गया एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, यम एक यम से कैंसिल हो गया, आर यहां वाले एक आर से कैंसिल हो गया। इट मींस वी की जो वैल्यू है वो हमारे पास हो जाएगा बेटा स्क्वायर रूट के अंदर जी स्मॉल यम डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ आर। यही यहां के लिए बच्चों आंसर होगा। अगर ऑप्शन से इसकी मैचिंग में कराने जाऊं gm डिवाइडेड बाई 4r का स्क्वायर रूट, तो बेटा यहां के लिए जो करेक्ट मैचिंग हमें दिख रहा है दिस इज ऑप्शन 1। Option 1 would be the correct matching for this particular question. Now let's enjoy question number next one. Question number 9 हमारा अगला सवाल है। इसमें कहा गया है ये सॉलिड स्फीयर falls with a terminal velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। एक सॉलिड स्फीयर है बेटा, वो टर्मिनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से एयर में फॉल डाउन हो रहा है। कह रहा इफ अलाउड टू फॉल इन वैक्यूम, तो कह रहा टर्मिनल वेलोसिटी, चार ऑप्शन बनाया, क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों, टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट वहां के लिए है जब कोई बॉडी किसी फ्लूइड के अंदर यहां पर चल रहा हो। फ्लूइड के अंदर चलना चाहिए, फ्लूइड का मतलब गैस या लिक्विड हो। जब वैक्यूम में चलेगा तो ना तो वहां गैस है ना तो वहां लिक्विड है, मींस वहां कोई विस्कस फोर्स नहीं लगेगा, और विस्कस फोर्स अगर नहीं लगेगा तो टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बच्चों वहां के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन के थ्रू अगर मैं जाता हूं, पहला कह रहा टर्मिनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड रहेगा, दूसरा कह रहा लेस देन रहेगा, पहला कह रहा मोर देन रहेगा, अगला कह रहा है यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड के इक्वल होगा। ये तीनों ऑप्शन यहाँ आपको कंफ्यूज कराने के लिए बनाए गए हैं। ऐसे केस में टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट वैलिड ही नहीं होगा क्योंकि फ्लूइड ही एब्सेंट है। इट मींस देयर विल बी नो टर्मिनल वेलोसिटी। यहाँ पर बच्चों ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, होपफुली आपको बच्चों इस सवाल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। चलते हैं बच्चों अगले सवाल। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर बच्चों 10। आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या कहा गया है बेटा, सामान्य सा बात हमसे बोला गया है, ये क्यूब इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म वॉल्यूमेट्रिक कंप्रेशन। एक कोई क्यूब है, यूनिफॉर्म वॉल्यूमेट्रिक कंप्रेशन उसमें हो रहा है। इफ द साइड्स ऑफ द क्यूब इज डिक्रीज्ड बाय 3%, छोटा सा परसेंटेज दिया है, तो बल्क स्ट्रेन क्या होगा?
मेरे प्यारे बच्चों बल्क स्ट्रेन का मतलब होगा, बल्क स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। बल्क स्ट्रेन का मतलब होगा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, यही ना? ठीक है बेटा। क्यूब की बात है, तो अगर हम क्यूब की यहां एक शक्ल बनाएं, ये क्यूब कोई सा सपोज करो बच्चों है, यहां पे अगर हम क्यूब की शक्ल दिखाएं तो यहां के अंदर इसका साइड लेंथ यल यल ऐसा मैं मान के अगर चलता हूं तो सब मिला जुला के इसका वॉल्यूम होगा यल का क्यूब, ऐसे इसका वॉल्यूम बच्चों यहां यल के क्यूब के सिमिलर आ जाएगा। हम जो एरर में हम लोगों ने सीखा तो वाला इक्वेशन अगर अप्लाई करें तो यहां के अंदर होगा डेल्टा वी बाई वी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा यल बाई यल। अगर मैं वो चीज यहां रखता हूं तो डेल्टा वी बाई वी के स्थान पे यहां पर हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा यल बाई यल, ऐसा कुछ होगा। उसने हमसे कहा है 3%, 3% का यहां पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हुआ है, 3% का वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इफ साइड ऑफ क्यूब इज डिक्रीज बाय 3%, तो बल्क स्ट्रेन क्या होगा? देखो जो साइड में डिक्रीमेंट हुआ है, माफ करिएगा, साइड में जो डिक्रीमेंट हुआ बेटा वो 3% का हुआ, 3%। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अगर हम यल को 100 माने, सपोज इसको मैं 100 मानूं तो ये कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, इसको मैं अगर ओरिजिनल वाला 100 मानता हूं तो उसके रेस्पेक्ट में क्या होगा? 3। इसको मैं 200 मानूंगा तो क्या होगा? 6। इसको मैं 100x मानूंगा तो क्या होगा? 3x, ऐसे मान लेता हूं। ठीक है बच्चों, 3% का मतलब अगर मैं ओरिजिनल लेंथ 100x मानू तो बच्चों यहां के अंदर अब जो लेंथ में चेंज आया वो 3x होगा। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 100। 9 डिवाइडेड बाई 100 अगर हम करेंगे तो आ जाएगा 0.09। तो यहां के लिए जो बेस्ट ऑप्शन होगा इस कंडीशन के हिसाब से बच्चों वो बनेगा ऑप्शन 2। ठीक है, यहां पर हमसे यही पूछा गया है कि बताइए बल्क स्ट्रेन क्या होगा? बल्क स्ट्रेन बेटा 0.09 आ जाएगा, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, केवल वैल्यू बताएंगे। ऑप्शन 2 यहां के लिए करेक्ट चॉइस होगा। ठीक है, दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है डिफरेंस बिटवीन सीपी एंड सीवी, सीपी और सीवी के बीच में क्या अंतर है? बच्चों यहाँ पे सीपी और सीवी के बीच में जो अंतर है, जो यहाँ बच्चों डिफरेंस है, सीपी माइनस सीवी मेयर्स इक्वेशन के हिसाब से किसी गैस के लिए, आइडियल गैस के सिचुएशन में सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर होता है गैसियस सिस्टम के लिए, यानी कि पॉजिटिव होता है। सीपी ग्रेटर देन क्या होता है? सीवी होता है, और इसका जो डिफरेंस होता है आर होगा, जो कि हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। मेरे प्यारे बच्चों गैसियस सिस्टम के लिए फिलहाल आर होगा, बाकी अदर के लिए भी यहां जो भी होगा लेकिन पॉजिटिव ही होगा। ऑप्शन में देखें जरा, हमसे कहा गया है 0 फॉर सॉलिड एंड लिक्विड्स, कह रहा सॉलिड और लिक्विड सबके लिए इनका डिफरेंस 0 होगा। नहीं सर, ये बात गलत है, 0 नहीं होगा। ठीक है, सेम फॉर सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज, ये बात भी गलत, दोनों गलत बोल रहा है। पॉजिटिव फॉर सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज, ये बात सही है। सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, सबके लिए पॉजिटिव होगा, ये बात सही है। मोर फॉर 1 ग्राम मॉलिक्यूलर कॉपर देन 1 ग्राम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन 1 ग्राम मॉलिक्यूलर, 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब यहां के अंदर बच्चों 1 मोल की बात कर रहा है। सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, यहां के अंदर ये आर के इक्वल ही आना है, चाहे जिसके लिए निकालें, तो इसमें मोर और लेस का सवाल ही नहीं है। अगर गैसियस सिस्टम के लिए आइडियल गैस में जाते हैं तो इनका डिफरेंस आर के बराबर ही आएगा। तो यहाँ जो करेक्ट चॉइस हुआ फिल्टर हो गया बच्चों, ऑप्शन 3 यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस होगा। होपफुली आपको ये सवाल समझ में आया होगा बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर बेटा अगला जो हमारा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा गया है इफ Cp and Cv denote specific heat of nitrogen per unit mass at constant pressure and constant volume respectively then। मेरे प्यारे बच्चों
वैसे तो हमें पता होता है Cp माइनस Cv इक्वल टू R, ये पूरी दुनिया जानती मेयर जी का इक्वेशन है। बट जब हम ये इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें जो Cp होता है इनफैक्ट वो मोलर स्पेसिफिक हीट होता है, एक मोल के लिए डिफाइन होता है, और Cv जो होता है वो मोलर स्पेसिफिक हीट होता है। R यहाँ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो ऐसे कुछ होता है, लेकिन सवाल में उसने डिफाइन क्या किया है, वो कह रहा Cp और Cv जो हैं वो यहां के अंदर कितने पर यूनिट मास यानी पर ग्राम के लिए डिफाइन है। पर यूनिट मास इन दी सेंस हम पर ग्राम मान के चलेंगे। तो बेटा यहां के अंदर ये जो Cp है माइनस Cv इक्वल टू R में लिखता अगर ये मोलर होता जैसे यहां है, लेकिन सवाल में इसको ग्राम स्पेसिफिक हीट में दिया है। तो 1 ग्राम नाइट्रोजन का स्पेसिफिक हीट अगर Cp के बराबर है कांस्टेंट प्रेशर पर, तो 1 मोल के लिए कितना होगा, 1 मोल में 28 ग्राम। तो यहां पर बच्चों ये 28 हो गया। अब ये बन जाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, जैसे यहां था। ठीक है बच्चों, यहां के अंदर Cv अगर इसको भी नाइट्रोजन के लिए हम देख रहे हैं और इसको भी 28 से मल्टीप्लाई कर दें तो अब ये भी बन जाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट। यहां के अंदर बच्चों कांस्टेंट वॉल्यूम पर मोलर स्पेसिफिक हीट ये भी हो गया, कांस्टेंट प्रेशर पर मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो गया, जो कि मेयर्स इक्वेशन के हिसाब से R के बराबर आएगा। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करें तो बेटा यहां के अंदर क्या आ जाएगा, Cp माइनस ऑफ Cv इक्वल टू आ जाएगा बच्चों R डिवाइडेड बाई 28, और इस तरह से जो करेक्ट चॉइस यहां के लिए होगा वो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सवाल जो हमारा है दैट इज क्वेश्चन नंबर बच्चों 13। देखें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कह रहा है, ये कार्नोट इंजन हुज इफिशियंसी इज 40% टेक हीट फ्रॉम ये सोर्स, एक सोर्स से बच्चों हीट को ग्रहण कर रहा है। यहां के अंदर कह रहा मेंटेन्ड एट टेम्परेचर 500 के, यानी सोर्स का टेम्परेचर 500 केल्विन है। इट इज डिजायर्ड टू हैव एन इंजन ऑफ इफिशियंसी 60%, देन सोर्स टेम्परेचर फॉर द सेम एग्जॉस्ट टेम्परेचर। आपको पता है बच्चों यहां पर ये रहा सोर्स, ये रहा इंजन और ये रहा सिंक, यहां के अंदर टेम्परेचर T1 है, यहां के अंदर टेम्परेचर T हायर टू लोअर हीट का ट्रांसफर हुआ, यहां कुछ हीट वर्क डन के रूप में कन्वर्ट हो गया, ये Q1 है ये Q2 है, टेम्परेचर ऐसे। इफिशियंसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, इफिशियंसी इक्वल टू यहां के अंदर बेटा हो जाएगा 1 माइनस T2 अपॉन T1। ठीक है, ऐसे ये फ्रैक्शनल इफिशियंसी हुआ। यहां परसेंटेज इफिशियंसी की बात करें तो इनटू क्या हो जाएगा 100। सवाल में पहले सिचुएशन में कह रहा, पहले केस में कह रहा कि इफिशियंसी 40% था जब सोर्स का टेम्परेचर 500 के है। इसका मतलब पहला सिचुएशन जो है केस नंबर 1 क्या कह रहा है, इफिशियंसी 40% है, इफिशियंसी की जगह 40 रख दी। यहां पर बच्चों हो गया 1 माइनस T2, कितना है मुझे नहीं पता है, T1 फिलहाल यहां 500 के दिया है, इनटू यहां के अंदर हो गया बच्चों 100। ऐसे यानी कि सब मिला जुला कर कहानी कुछ ये आ गया कि यहां के अंदर 40/100 यानी 4/10 यानी 0.4, यहां के अंदर बच्चों ये हो गया 0.4 इक्वल टू 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई 500। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा T2 डिवाइडेड बाई 500 इक्वल टू 1 माइनस 0.4, मीन्स बच्चों यहां के अंदर 0.6 हो जाएगा। 0.6 का मतलब 6 बाई यहां के अंदर 10 मैं ऐसे लिख सकता हूं 6/10, ये यहां से कैंसिल हो गया। तो T2 जो एग्जॉस्ट टेम्परेचर जिसको उसने कहा इनफैक्ट तो सिंक का टेम्परेचर रहा होगा। यहां से बच्चों T2 मैं निकालूं तो T2 की वैल्यू निकालने के बाद बच्चों यहां पर कितना आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 50, यानी कि यहां के अंदर आ गया 300 केल्विन। अब देखो उसने कहा है
कि अगर इफिशियंसी 60% करना हो, 60% करना हो, तो इनटेक टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सोर्स का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सेम एग्जॉस्ट टेम्परेचर के लिए। केस नंबर 2 जो हमसे बोला गया है, सिचुएशन नंबर 2, उसके अनुसार इफिशियंसी 60% है, 1 माइनस T2 जो कि 300 है, T1 की नई वैल्यू क्या होगी हमें पता करना है, मल्टीप्लाइड बाई 100, ऐसा कुछ हो गया बच्चों, ऐसा कुछ हो गया, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ के अंदर क्या आ गया 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 60 अपॉन 100 यानी कि 6 बाई यहां के अंदर आ जाएगा 10, 6 बाई 10 का मतलब यहां पर आ गया 0.6। ऐसे देखें ये बच्चों यहां के लिए हो जाएगा 0.6, 1 माइनस 300 डिवाइडेड बाई T1, 300 डिवाइडेड बाई बेटा T1 की वैल्यू हो जाएगा 0.4 के बराबर, और T1 की वैल्यू यहां पर हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे लिख लेते हैं, T1 को ये 4/10 इसको लिख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो T1 की वैल्यू आ जाएगी 3000 डिवाइडेड बाई 4, 3000 डिवाइडेड बाई 4 को सॉल्व करेंगे तो यहां के अंदर बच्चों आ जाएगा 4 7 जा 28 एंड यहां के अंदर 750 केल्विन। तो ऑप्शन जो यहां के अंदर मैच कर रहा 750 केल्विन, इन द सेंस करेक्ट चॉइस यहां के लिए हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 3। Option 3 would be the correct choice for this particular question. Now let's enjoy question number next one. बच्चों हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में एक सिंपल सा डायग्राम बना के दिया है और वो हमसे कह रहा कि सर ऐसा है, पीवी डायग्राम फॉर एन आइडियल गैस इज शोन इन द फिगर, वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस ए बी सी डी। देखें ए बी सी डी, ये पॉइंट यहां से ऐसे गया है ए, और यहां बी है, यहां ए था, फिर ग्राफ ऐसे सीधे गया है, इस पॉइंट को उसने सी दिखाया, देन यहां के अंदर बच्चों ये पॉइंट को उसने डी दिखाया ऐसे। उसने कहा वर्क डन कितना होगा। मेरे प्यारे बच्चों सब लोग देखो, अगर मैं बात करूं इतने पार्ट की, यहां से यहां तक में ऐसे 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 परिवर्तन हुआ, तो इसमें जो वर्क डन हुआ, अभी कंप्रेशन हो रहा, V2 V0 से वॉल्यूम घटकर V0 हो गया, ये वाले एरिया के बराबर होगा, निगेटिव होगा। यहां से यहां में कोई वर्क डन नहीं होगा, यहां से इतने हिस्से में देखें, इतने हिस्से में बच्चों, इतने हिस्से में जो वर्क डन होगा ये वाले पार्ट में, वो ये वाले एरिया के टोटल एरिया के बराबर होगा, बट पॉजिटिव होगा। तो सब मिला जुला के मैं बच्चों ये कहना चाहता हूं कि यहां से लेकर यहां तक और यहां तक में जो वर्क डन होगा वो ये वाले एरिया के बराबर आएगा। यहाँ एक्सपेंशन, यहाँ कंप्रेशन, ये वाला वर्क डन या ये वाला एरिया निगेटिव आएगा, वर्क डन निगेटिव आएगा, इसको माइनस, इसमें से इसको माइनस करने के बाद ये वाला बचेगा, ठीक है। प्लस जब ये थोड़ा और एक्सपेंड होगा तो बेटा यहां के अंदर ये जो एरिया यहां बच रहा है, ये वाला एरिया, ये पूरा बच्चों यहां के अंदर ये जो एरिया बच रहा है, ये वाले एरिया के बराबर होगा वर्क डन। तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल वर्क डन हमारा कुछ इतना होगा, यहां पर टोटल वर्क डन में ये वाला पूरा एरिया इंक्लूड हो जाएगा और ये वाला पूरा एरिया इंक्लूड हो जाएगा। ये जितना पार्ट मैंने शेडिंग कर दिया, ये टोटल एरिया को अगर मैं निकाल लूं तो टोटल वर्क डन आ जाएगा। समझ में आ रहा बेटा? तो यहां वर्क डन इक्वल टू शेडेड पार्ट एरिया। जैसे यहां पर बच्चों इतने हिस्से को देखो, इतने हिस्से को, इसका जो एरिया होगा, देखिए एक रेक्टेंगल टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इतने पार्ट का एरिया होगा, दिस मींस 2V0 माइनस V0, और यहां पर 2P0 माइनस V0 माइनस P0, 2P0 माइनस P0, 2V0 माइनस V0, ठीक है, पॉजिटिव होगा, वर्क डन एक्सपेंशन वाला ज्यादा है। और यहां पर बच्चों यहां से यहां का वर्क डन ये कंप्लीट एरिया के बराबर आएगा, कंप्लीट एरिया, ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये हो गया 2P0 प्लस यहां के अंदर हो जाएगा 2P0, और यहां पर इतना पार्ट 3V0 माइनस 2V0, 3V0 माइनस 2V0, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा तो यह जाएगा P0
और यहां पर हो गया वी नॉट प्लस 2 पी नॉट वी नॉट। मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा 3 पी नॉट वी नॉट। यहां के अंदर वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी 3 पी नॉट वी नॉट। मीन्स करेक्ट चॉइस यहां के लिए जो हम लोग कंसीडर करेंगे वो होगा बेटा ऑप्शन 3। ठीक है, ऑप्शन 3 would be the correct choice in this particular question. Now let's enjoy question number next one. बेटा हमारा अगला जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में एक सामान्य सी बात कही गई है, व्हाट विल बी नेचर ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन केस ऑफ द प्रोसेस सोन। बेटा यहाँ 4 थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दिखाए गए हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये देखिए यहां से ग्राफ गया यूं, माफ करेगा, यहां से ग्राफ यूं जा रहा है, यूं आ रहा है और यूं जा रहा है। बेटा ग्राफ अगर देखो तो ये साइक्लिक प्रोसेस हुआ पीवी डायग्राम में। यहां पर भी ग्राफ यूं गया बच्चों, ग्राफ ऐसे 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 ऐसे, ये साइक्लिक प्रोसेस यहां भी है। यहां पर देखें तो साइक्लिक प्रोसेस बच्चों यहां भी बन रहा है। यहां पर देखें ग्राफ यूं मूव कर रहा है, यूं मूव करते 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 फिर उसी पोजीशन पे आ गया है। यहां ये सभी प्रोसेस साइक्लिक हैं। ठीक है, अगर सभी प्रोसेस साइक्लिक हैं, ऑल आर साइक्लिक प्रोसेस, यहां के अंदर अगर साइक्लिक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात हो रही है तो वर्क डन इन सभी प्रोसेस में क्या होगा, 0। ये होगा फॉर ऑल, सभी प्रोसेस में वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, 0। और इस बेसिस पर अगर करेक्ट आंसर मैं यहां देखता हूं तो बच्चों करेक्ट चॉइस यहां के लिए बन जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 would be the correct choice in this particular question. Now let's enjoy question number next one. बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को देखें। कहा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय। कोई पार्टिकल बेटा एसएचएम कर रहा है और एसएचएम करते हुए पार्टिकल के लिए डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन उन्होंने कुछ यूं मेंशन किया है, आप देख सकते हैं x इक्वल टू दिस मच। ठीक है, हमसे कहा गया है एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स ऑसिलेशन। तो जो इन्होंने इक्वेशन दे रखा है बेटा x इक्वल टू, मैं इसको ओपन करूं तो 3 sin ओमेगा टी प्लस 4 टाइम्स ऑफ कॉस ओमेगा टी, यहां के अंदर मीटर में है। बच्चों इनफैक्ट ये जो इक्वेशन है ये 2 एसएचएम का सम है, एसएचएम नंबर 1 एंड एसएचएम नंबर 2, 2 एसएचएम का यहां के अंदर सम है। 2 एसएचएम का अगर ये सम है तो यहां रिजल्टेंट एसएचएम का एम्पलीट्यूड हमें इनफैक्ट निकालना है। देखो ये 0 फेज पे एक्स के अलॉन्ग मैंने दिखा दिया। अगला वाला जो होगा यहां के अंदर 90 डिग्री लीड करेगा, इसको साइन में कन्वर्ट करोगे तो साइन ओमेगा टी प्लस 90 जो कि 4 है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा वो आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर जो कि क्या होगा 5। तो यहां के लिए बच्चों रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 5 मींस ऑप्शन यहां के अंदर जो करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन 2। सिंपल सा सवाल था, बहुत आसान सा क्वेश्चन। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों अगले सवाल पे, अगले क्वेश्चन। यहां के अंदर बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 को देखें। एक सर्किट डायग्राम उन्होंने बना के दिया है, फिर क्या कहा है, पोटेंशियल डिफरेंस वी, यहां के अंदर बच्चों वी बी यहां रहेगा वी बी माइनस वी ए। यहां के अंदर बच्चों बी और ए के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस उन्होंने पूछा क्या होगा इन दी नेटवर्क। आप देख रहे हैं एक 12 वोल्ट की बैटरी लगी है और यहां पर 3 वोल्ट की बैटरी, 1 ओम रेजिस्टर, 2 ओम का रेजिस्टेंस, 1 ओम का रेजिस्टेंस, 3 ओम का रेजिस्टेंस। साफ साफ मैं लिख दूं, थोड़ा स्पष्ट नहीं हो रहा है। यहाँ के अंदर 1 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ के अंदर बच्चों 2 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पर 1 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, 3 वोल्ट की बैटरी लगी है, 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और यहाँ पर ये सिचुएशन मेंशन किए गए हैं। हमसे ये कहा गया है कि बी और ए के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होगा। तो बच्चों देखो 12 वोल्ट की बैटरी करंट को यूं फ्लो कराने का प्रयास कर रहा है ऐसे, और 3 वोल्ट की बैटरी ऐसे। तो यहां पूरे सर्किट का नेट वोल्टेज ये वाला लीड करेगा, नेट करंट ऐसे चल रहा होगा ऐसे, यहां पर करंट का फ्लो हो रहा होगा। तो पहले तो सर्किट के अंदर करंट कितना फ्लो होगा मैं निकालूं। करंट की वैल्यू हो जाएगी नेट ईएमएफ
डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस। यहां के अंदर बच्चों नेट ईएमएफ जो होगा 12 माइनस 3, 12 माइनस 3, यहां के अंदर 12 माइनस 3 डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस। चलिए यहां से देखते हैं, 2 प्लस 3 5 हो गया, 5 प्लस 1 6 हो गया, 6 प्लस 2 8 हो गया, 8 प्लस 1 9 हो गया। यहां के अंदर बच्चों 9, इसका मतलब 9/9 1 एम्पियर, 1 एम्पियर का करंट सर्किट में जा रहा होगा। अब बी और ए के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बच्चों? अगर पॉइंट बी से मैं स्टार्ट करता हूं, किसी एक रास्ते से चल देते हैं, यहां के अंदर मैं कहूंगा, मैंने पढ़ाते वक्त इसको डॉक्टर झोला कॉन्सेप्ट नाम बोलकर आप लोगों को समझाया था, जो लोग मुझसे पढ़े उन्हें पता होगा, लेकिन अदर किसी लैंग्वेज में आप समझे होंगे किरचॉफ्स लॉ फॉर पार्ट ऑफ सर्किट, वो अप्लाई करते हैं। यहां से चले, यहां का पोटेंशियल अगर वी है तो वी माइनस, यहां करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, ड्रॉप होगा -3 इंटू आई इंटू आर, यानी कि आई के जगह पर हो गया 1 इंटू आर के जगह 3, -3। यहां पर बच्चों फिर से ड्रॉप में गए, -3 वोल्ट, -1 आई इंटू 1, आई के जगह पर बेटा यहां के अंदर हो जाएगा -i इंटू आर, आर की जगह 1, यहां पर इक्वल टू आ गया वी ए। इसको सॉल्व किया, वी बी माइनस ऑफ बेटा यहां के अंदर हो गया 6, माइनस ऑफ 6 एंड माइनस ऑफ 1, बल्कि माइनस ऑफ यहां के अंदर आ जाएगा 7, ठीक है, इक्वल टू हो गया वी ए। इसका मतलब हो गया वी बी माइनस ऑफ वी ए इक्वल टू 7 वोल्ट। यहां के लिए जो करेक्ट चॉइस हो गया 7 वोल्ट, इट मींस करेक्ट चॉइस होगा ऑप्शन 1, ठीक है, ऑप्शन 1 वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1। बच्चों हमारा अगला जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। देखें, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया 2 आइडेंटिकल बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस एन आइडियल सोर्स ऑफ ईएमएफ कैपिटल ई। बहुत बढ़िया। The ammeter EA and voltmeter V are ideal, bulb B gets fused then। यहां के अंदर बच्चों देखें, ये कोई बैटरी लगी है सपोज V वोल्ट की, यहां पर कोई इसका वोल्टेज रहा होगा, इसका ईएमएफ में मान लिया E है, यहां के अंदर से करंट जो भी गया होगा वही करंट अमीटर से गुजरा होगा। वोल्ट मीटर आइडियल है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, इसमें कोई करंट जाएगा नहीं, यही करंट जाकर के दो भागों में ऐसे बट गया होगा। अब देखो बेटा, यहां के अंदर ये आइडियल है, मतलब यहां इसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू इसके अंदर 0 है। यहां के अंदर बच्चों वोल्ट मीटर आइडियल है, इसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट मानेंगे, इट मींस ओपन सर्किट की तरह से रिएक्ट करेगा और ये शॉर्ट सर्किट की तरह से रिएक्ट करेगा। समझिएगा सब लोग, ओपन सर्किट की तरह से रिएक्ट करेगा और ये बेटा शॉर्ट सर्किट की तरह से रिएक्ट करेगा। तो करंट जो यहां से जाएगा, जो भी वोल्टेज यहां का है E, ये वाला ब्रांच, ये वाला ब्रांच, ये वाला ब्रांच सब पैरेलल में है। इसका मतलब ये कितना वोल्ट पाएगा V, ये कितना वोल्ट पाएगा? अगर यहाँ का वोल्टेज V है, सपोज E है, तो वही वोल्टेज ये भी पाएगा और वही वोल्टेज ये भी पाएगा, क्योंकि ये वाला ब्रांच, ये वाला ब्रांच, ये वाला ब्रांच, ये वाला सब पैरेलल में है। अगर यहाँ का वोल्टेज E है, इसलिए E होगा क्योंकि यहाँ अमीटर आइडियल है, कोई वोल्टेज यहाँ कंज्यूम नहीं करेगा। तो यहाँ बच्चों आइडियल बैटरी भी मानते हुए यहाँ का वोल्टेज ईएमएफ के बराबर होगा, सेम यहाँ होगा, सेम यहाँ होगा, सेम यहाँ होगा। समझ में आया बेटा? यहाँ पे वोल्ट मीटर जो रीड करेगा, वोल्ट मीटर से मैंने पूछा भैया कितना वोल्टेज, तो जितना वोल्टेज वो पाएगा इसकी रीडिंग क्या आएगी E, और इसका करंट का रीडिंग जो आएगा, करंट का जो रीडिंग आएगा बच्चों I इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा इक्विवेलेंट ईएमएफ पूरे सर्किट का डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहां पर अगर R है, यहां पर R है, तो मेरे प्यारे बच्चों R का पैरेलल हो जाएगा R/2, ऐसे समझे। अभी है शुरुआत में, अगर बल्ब भी फ्यूज हो जाए, अगर ये फ्यूज हो जाएगा तो इस ब्रांच में करंट जाएगा ही नहीं। अगर ये फ्यूज हो गया तो जरा सोचो, ये ब्रांच सपोज करो है ही नहीं, अभी भी ये कितना वोल्टेज पाएगा? जितना यहां का है E, तो E वोल्टेज अभी भी ये पाएगा।
वोल्ट मीटर में वही रीडिंग आएगी जो पहले थी, अभी भी ई वोल्ट ये रीड करेगा, लेकिन यहां करंट की जो रीडिंग अब होगी, सपोज आई डैश, यहां मैं लिख देता हूं आई डैश, बेटा आई डैश जो करंट की रीडिंग होगी वो हो जाएगी ई डिवाइडेड बाई, जब ये फ्यूज हो गया, अभी आर और आर का पैरेलल आर बाई 2 लिखा था, अब क्या लिखेंगे आर, इसका मतलब आई डैश जो होगा वो लेस देन क्या हो जाएगा आई, करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी अमीटर की रीडिंग जो है कम हो जाएगी पहले की तुलना में, जबकि वोल्ट मीटर की रीडिंग ज्यों का त्यों रहेगा। तो रीडिंग ऑफ अमीटर विल इंक्रीज, नहीं रीडिंग ऑफ ये विल डिक्रीज, बट दैट ऑफ वी विल इंक्रीज, नहीं वी वही रहेगा, वोल्ट मीटर की रीडिंग सेम रहेगी, रीडिंग ऑफ ये विल डिक्रीज बट दैट ऑफ वी विल रिमेन सेम। तीसरा ऑप्शन बच्चों यहां के अंदर करेक्ट जाएगा इस एक्सप्लेनेशन से। होपफुली आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखें आप लोग अगला सवाल 19, क्वेश्चन नंबर 19 में एक ग्राफ बना के दिया है, वो ग्राफ बच्चों आपके सामने है, आप देख सकते हो। यहां पर करंट, यहां पर बच्चों पढ़ लेते हैं एक बार, करंट आई वर्सेस टाइम, यहां पर बच्चों ये टाइम की एक्सिस है और ये करंट आई की एक्सिस है। थ्रो ये कंडक्टर इज शोन इन दी फिगर, किसी कंडक्टर से करंट देखे पहले इंक्रीज हुआ लीनियरली, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर जीरो हो जा रहा है। कहा गया है कि बताइए इन दी इंटरवल जीरो एवरेज करंट थ्रू दी कंडक्टर, एवरेज करंट क्या होगा, एवरेज करंट यहां के अंदर मैक्सिमम से 10 एम्पियर से कम होगा, जीरो से ज्यादा होगा, यानी 10 और जीरो के बीच में आना है। मेरे प्यारे बच्चों एवरेज करंट की वैल्यू क्या होगी ये हमको पता लगाना है। तो देखें यहां पर एवरेज करंट अगर ऐसे सवाल में हमको निकालना है तो जो भी यहां वेरिएबल चीजें हैं, यहां पे बच्चों आई डी टी यहां के अंदर क्या होगा कि तमाम छोटे 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 जो करंट यहां चल रहे हैं उन सबको मुझे जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने के लिए इनफैक्ट इंटीग्रेट करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय, जैसे कि एसी में होता था कितनी बार जोड़ा, सिग्मा ऑफ डी टी। इनफैक्ट जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू जो होती है वो एरिया ऑफ दिस लूप के बराबर आएगा, ये वाले लूप के या ये वाले बच्चों पार्ट के एरिया के बराबर आएगा। और ये जो हमारे पास dt का इंटीग्रेशन है वो ये ओवरऑल टाइम के बराबर आएगा, ओवरऑल टाइम की बात की भी गई है। तो यहां के अंदर बच्चों इनफैक्ट एरिया ऑफ द ट्राइंगल डिवाइडेड बाय नीचे जो यहां टाइम का पूरा सॉल्व करने पर मिलेगा 0 to 15 का रेंज है, 15 माइनस 0 यानी 15 मिल जाएगा। एरिया यहां का देखें क्या होगा, हाफ इंटू बेस 15 इंटू हाइट 10 डिवाइडेड बाई बच्चों यहां के अंदर हो गया 15 यहां के अंदर में 15 से 15 कैंसिल आउट हो जाएगा। मैंने क्या किया यहां का एरिया निकाला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दिया डिवाइडेड बाई टाइम 50। यहां पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका आंसर कितना मिल गया 5 एम्पियर। तो जो एवरेज करंट यहां के अंदर बच्चों फ्लो करेगा उसकी वैल्यू यहां 5 एम्पियर के इक्वल आएगी, यानी करेक्ट चॉइस यहां के लिए जो हमारा होगा दैट विल बी ऑप्शन ये, ठीक है, माफ करेगा, दैट विल बी ऑप्शन 4। होपफुली आपको बेटा ये सवाल समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल है बेटा, आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बच्चों कहा गया इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी इन दी नेटवर्क शोन। बच्चों ए और बी, एक पॉइंट यहां है ये, एक पॉइंट यहां है बी, एक रेजिस्टेंस यहां कनेक्टेड है, ये 2 ओम का है, और एक 2 ओम का रेजिस्टेंस यहां कहीं कनेक्टेड है। डायग्राम क्लियर नहीं है तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं। यहां पर 4 ओम का रेजिस्टेंस है और यहां भी आप देख पा रहे हो 4 ओम का रेजिस्टेंस है। इस तरह से यहां सर्किट बनी हुई है ऐसे ऐसे। बच्चों ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया है, क्या होगा बेटा, इतना जो हिस्सा है एक नोड की तरह से, एक पॉइंट की तरह से, इसको अलग से देखो तो बेटा उसी पॉइंट पर दोनों के एक एक पॉइंट आके मिल रहे हैं, ये दोनों पैरेलल में होंगे। इनफैक्ट सही कंडीशन ये हुआ, पॉइंट ये से आगे बढ़ूं तो 2 रेजिस्टेंस से मुलाकात हुई 2 ओम, और यहां पर बच्चों 2 ओम, और फिर यहां पर आगे बढ़े
ये वो पॉइंट है जिसको पॉइंट P सपोज करो मैं लिख दूं, यहां आ गए, P से आगे बढ़े तो एक साइड हमें रेजिस्टेंस जो मिल रहा वो 4 ओम का, और अगले साइड जो मिल रहा दैट इज आल्सो 4 ओम, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं। यहां पर इन दोनों को मिलाएं तो यहां पॉइंट बी से मुलाकात हुई, तो यहां के अंदर बच्चों दो दो का जो पैरेलल हो गया वो यहां पे आ गया, दो दो का पैरेलल आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, 2 पैरेलल 2 प्लस हो जाएगा, इस सीरीज में पूरा आ जाएगा 4 पैरेलल 4, यानी कि बच्चों 1 + 2 3 एम्पियर, माफ करिए 3 ओम। यहां के अंदर बच्चों जो करेक्ट यहां के अंदर होगा, इसका सही आंसर होगा 3 ओम, यानी ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 would be the correct choice for this particular question. Now let's enjoy question number next one.